यहाँ पे भी हम वही पढ़ेंगे कि दो मासेस आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, क्लियर है। और फॉर्मूला यहाँ पे भी वही होगा Gm1m2/r², ठीक है। तो ग्रेविटेशन में सबसे पहला जो हमको पढ़ना है, सबसे पहला जो टॉपिक है उसको तुम डालो न्यूटन यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। क्या होता है देखो, न्यूटन यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने क्या बोला कि यूनिवर्स में हर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है। न्यूटन ने क्या बोला, इन यूनिवर्स एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट अदर एवरी पार्टिकल, ठीक है। लिखो, न्यूटन सेज दैट इन लिखो, न्यूटन सेज दैट every particle in universe every particle in universe every attract every other particles toward a line joining their center। उन्हें क्या बोला कि हर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, और वो फोर्स किधर होता है, along द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर, ठीक है। क्या मतलब हुआ कि मान लो कि यूनिवर्स में मैं कुछ पार्टिकल बना रहा हूँ, ये मान लो m1, ये m2, ये m3, ये m4, m5, m6, बहुत सारा पार्टिकल है, कोई छोटा कोई बड़ा है, ठीक है। मैं नाम दे देता हूँ सबको। मान लो ये m1 है, ये क्या हो गया m2, ये क्या हो गया m3, ये हो गया m4, m5, m6। ये m1 क्या करेगा ना, m1 m2 को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट। ये फोर्स किस पे लगा, किस पे लगा, m2 पे। किसने लगाया, m1 ने। तो लिखने का तरीका क्या देखो, फोर्स ऑन टू ड्यू टू, समझ में आया। ये सिर्फ इस पे नहीं लगा रहा है, ये सब पे लगाएगा, ये इस पे भी लगाएगा। ये फोर्स को क्या नाम दूंगा मैं, F31। अच्छा, ये इस पे भी लगाएगा, इसको क्या नाम दूंगा मैं, F61। अच्छा, कोई जरूरी नहीं कि m2 पे सिर्फ m1 ही फोर्स लगाएगा, m2 पे सारे फोर्स लगाएंगे, और सब किधर लगाएंगे, अपने सेंटर, लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर, यही बताया न्यूटन ने। हाँ, और ये भी बोला कि ये फोर्स हमेशा कैसा होगा, अट्रैक्टिव इन नेचर, कभी भी रिपल्सिव नहीं होगा, ठीक है। जैसे तुम और भी फोर्सेस पढ़ते हो, जैसे तुमने पढ़ा होगा दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। दो मैग्नेट के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स भी होता है और रिपल्सिव फोर्स भी होता है। बट दो मास के बीच में हमेशा कैसा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव, रिपल्सिव फोर्स नहीं होता। उन्होंने ये बताया, और ये सब चीज इनको कहां से ज्ञान आया, जब वो सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, एप्पल ट्री के नीचे, ठीक है। वो फेमस स्टोरी सुना होगा तुमने कि एक एप्पल गिरा तो उनको चिंता होगा कि ये नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया है। तो फिर उन्होंने पूरा थ्योरी लिख दिया कि अर्थ उसको अपनी ओर अट्रैक्ट किया, कि अर्थ एक मास है, एप्पल भी एक मास है। तो अर्थ ने क्या किया एप्पल पे,
फोर्स लगाया, इसलिए एप्पल किधर आ गया, नीचे। ठीक है, एप्पल भी अर्थ पे फोर्स लगाता है और बराबर ही लगाता है, ठीक है, बट वो नहीं गया, उसका भी रीजन आगे पढ़ेंगे, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, एक एक चीज करेंगे। क्लियर है? तो एक तो उन्होंने ओवरऑल एक आइडिया दिया कि ईच पार्टिकल या एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच या एवरी अदर पार्टिकल along the line joining their center। ठीक है, अच्छा, वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो जो तुम्हारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसके बारे में उन्होंने बताया भी। क्या बताया, देखो, उन्होंने बोला कि तुम कोई भी दो मास ले लो, ठीक है, नाम दे दो, इसका नाम मान लो m1 है और इसका मास क्या है, m2। ठीक है, इन्होंने बोला कि m1 m2 को क्या करेगा, अट्रैक्ट, m1 m2 को अट्रैक्ट किया, किधर करेगा, along the line joining their center। वरना तुम ये भी बोल सकते कि अट्रैक्ट इधर भी तो कर सकता है, क्या ये along the line joining their center है, नहीं, सेंटर को ज्वाइन करने वाला लाइन तो यही होगा ना, और इसी लाइन के along लगेगा ये। ठीक है, इधर लगा, इसको हम क्या लिखेंगे, F2 ड्यू टू 1। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, m2 भी क्या करेगा, m1 पे अट्रैक्ट करेगा, और वो फोर्स क्या लिखूंगा, F1 F on 1 ड्यू टू। ठीक है, और इस फोर्स के बारे में उन्होंने क्या बताया, ये जो फोर्स है F, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। क्लियर है? मान लो कि दोनों के बीच का डिस्टेंस को फिक्स कर दिया मैं, m1 को 2 गुना कर दिया, तो इनके बीच का फोर्स कितना बढ़ जाएगा, 2 गुना। m2 का 3 टाइम बढ़ा दिया, तो फोर्स कितना बढ़ जाएगा, 3 टाइम। अच्छा, मान लो कि m1 को 2 टाइम बढ़ाया और m2 को 3 टाइम बढ़ा दिया, तो फोर्स कितना बढ़ जाएगा, 6 टाइम। क्योंकि एक के मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है, दोनों के प्रोडक्ट पे, दोनों का प्रोडक्ट ऑफ मास पे डिपेंड कर रहा है। फिर उन्होंने क्या किया कि दोनों मास को फिक्स रखा, अब उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ाना शुरू किया। तो उन्होंने देखा कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे फोर्स कम हो रहा है, और जैसे जैसे डिस्टेंस घटा रहे हैं, वैसे वैसे फोर्स बढ़ रहा है। और उन्होंने एक चीज और देखा कि फोर्स डिस्टेंस को 2 गुना बढ़ाए तो फोर्स 4 गुना घट गया। ये कब होगा, जब डिस्टेंस का स्क्वायर होगा। या फिर उन्होंने देखा कि जब डिस्टेंस को हाफ कर दिया तो फोर्स 4 गुना बढ़ गया। तो इन सब इंटरप्रिटेशन से उन्होंने निकाला कि जो फोर्स है वो सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r², जिसमें r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन। अच्छा, एक चीज और याद रखना हमेशा, डिस्टेंस बिटवीन, ये है r। क्लियर है? हाँ, यहां पे हम लोग जो ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे, 2 सेलेस्टियल बॉडी के बीच में भी लगेगा और 2 डस्ट पार्टिकल के बीच में भी लगेगा। क्लियर है? अब सेलेस्टियल बॉडी की साइज बहुत ज्यादा होती है, तो हम जब 2 सेलेस्टियल बॉडी में डिस्टेंस मेजर करेंगे तो हमेशा डिस्टेंस कहां से कहां लेंगे, सेंटर टू सेंटर। क्लियर है? कभी भी डिस्टेंस को हम सरफेस टू सरफेस नहीं लेंगे। क्लियर है? एक डिस्टेंस ये भी हो सकता है, इसमें ये वाला डिस्टेंस भी हो सकता है। क्या हमको ये डिस्टेंस लेना है, नहीं। कौन सा डिस्टेंस लेना, एक के सेंटर से दूसरे के सेंटर तक। क्लियर है? समझ में आए? अच्छा, छोटे पार्टिकल में सरफेस से डिस्टेंस लो या सेंटर से डिस्टेंस लो, बात बराबर ही पड़ेगी, क्योंकि पार्टिकल कैसा बहुत ही छोटा। बट बड़े पार्टिकल में सोचो कि मैं मून और सन के बीच का डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ, या फिर अर्थ एंड सन के बीच का डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ, तो सरफेस से सरफेस और सेंटर से सेंटर डिस्टेंस अलग होगा। समझ में आ रहा है? तो तुमको कौन सा लेना है, सेंटर टू सेंटर। अब बताओ, जब इन दोनों को मैं कंबाइन करूंगा क्या इक्वेशन बनेगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r²। क्लियर है? समझ में आया यहां तक? अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, और उस कांस्टेंट को न्यूटन ने क्या नाम दिया, कैपिटल जी। क्या हो गया, F बराबर कैपिटल जी m1 m2 डिवाइड बाई r।
दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस, जिसमें इस जी का नाम क्या है, कैपिटल जी को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल है ये, मतलब तुम यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, मान लो कि मार्स और जुपिटर के बीच में फोर्स लगा रहे हो तो जी का वैल्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट। अच्छा मार्स और सन के बीच में लगा रहे हो तो वहां पे भी जी वही रहेगा। मतलब कोई भी दो पार्टिकल ले लो यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, जी का वैल्यू फिक्स। और उन्होंने उस जी का वैल्यू निकाला, वो जी का वैल्यू कितना है कैपिटल जी का 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब बात आती है कि इस जी का यूनिट चाहिए मुझे। ठीक है बढ़िया है, अगर तुमको आता है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का जो भी तुम बोल रहे हो, निकालने का तरीका क्या होता है किसी का भी, जी में इक्वेशन बनाओ। तो जी में इक्वेशन क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू आर का स्क्वायर डिवाइड बाई m1 m2। क्या इक्वेशन बनेगा, एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई m1 m2। क्लियर है। अब बताओ फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। आर का यूनिट क्या होता है, मीटर का स्क्वायर। और m1 m2 क्या है, मास। तो मास केजी इंटू केजी क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर। इसका यूनिट क्या हो गया फिर 6.6 हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, नाम से ही समझ में आ रहा है इसका वैल्यू पूरे यूनिवर्स में क्या रहेगा, फिक्स। क्लियर है यहां तक। जैसे एक ऐसा कांस्टेंट और आएगा, जब मैं तुम लोग को करंट पढ़ाऊंगा तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे कोलंबिक फोर्स, तो वहां पे आएगा एक के। ठीक है, बट उसका वैल्यू बदलता है, फिर कैसे बदलेगा नहीं बदलेगा वो हम चेक करें। नहीं स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स होता है, एक स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू क्या रहेगा, फिक्स। स्प्रिंग बदल दूंगा तो स्प्रिंग कांस्टेंट बदल जाएगा। के एक अलग है, वो पढ़ेंगे चलो। क्लियर है यहाँ पे, समझ में आ गया यहाँ तक। चलो थोड़ा सा और देखते हैं इसके बारे में। ये हो गया हमारा m1, ये हो गया हमारा m2। तो ये m1 ने m2 पे लगाया फोर्स इधर, और m2 ने m1 पे लगाया फोर्स इधर। तो ये फोर्स हमारा कहलाएगा f ऑफ 1 ड्यू टू 2। ये क्या हो जाएगा, f ऑफ 2 ड्यू टू 1। तो न्यूटन ने क्या बोला, f ऑफ 1 ड्यू टू 2 का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के लिए मैंने क्या लगाता है, मॉड। ये किसके बराबर हो जाएगा, f ऑफ 2 ड्यू टू 1 का मॉड। अच्छा दोनों को मैंने एग्जैक्ट बराबर क्यों नहीं कर दिया बिना मॉड लगाए, क्योंकि डायरेक्शन उल्टा है। अगर फोर्स इक्वल है इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए, क्योंकि फोर्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर। तो अगर मैं सिंपली ऐसा कुछ लिख देता f ऑफ 1 2 बराबर f ऑफ 2 1, क्या ये सही था, नहीं। क्या लगाने पड़ेगा यहाँ पे, माइनस। हाँ वेक्टर नहीं लगाते तो सही रहता, क्योंकि अगर वेक्टर नहीं लगा तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उसका, मैग्नीट्यूड। हाँ अच्छा अगर वेक्टर में लिखना तो क्या लगाने पड़ेगा, माइनस। क्लियर है। चलो ये किसके बराबर हो जाएगा, जी m1 m2 डिवाइड बाई, अच्छा मान लो डी स्क्वायर कर दिया हम तो कोई दिक्कत है, यहाँ पे डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन। ठीक है, तो तुम ऐसे मत रटना कि सर ने आर स्क्वायर लिखाया था, तुमको सिंपली क्या याद रखना है कि यहाँ आप डी रख दो, एक्स रख दो, वाई रख दो, कुछ भी रख दो, ये है क्या, डिस्टेंस बिटवीन देयर मासेस। क्लियर है यहाँ तक। अब एक बात बताओ, ये F12 और या फिर F21 क्या along द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर लग रहा है, लग रहा है ना। ऐसा फोर्स जो along द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर लगे, वैसे फोर्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, सेंट्रल फोर्स। ठीक है,
और बताया था मैं कैसा फोर्स आता है ये, कंजर्वेटिव फोर्स। हाँ अरे कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना, इसलिए इसका पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन हुआ था किसमें, वर्क एनर्जी में। क्लियर? क्या मैंने फ्रिक्शन का पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया था? नहीं, क्योंकि वो कैसा फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव। क्लियर हो गया? अच्छा ये वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। तुम लोग जब मैं फोर्स पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि फोर्स कितने तरह का बताया था, 4, स्ट्रॉन्ग, वीक न्यूक्लियस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और एक ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल वीकेस्ट फोर्स होता है। देखो जब तुम दो छोटा पार्टिकल लेते हो ना, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम होता है, इतना कम होता है कि उनको कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर ले लो, जैसे कि एक मास है 1 kg का, देखो 1 kg इतना भी छोटा नहीं होता है। दूसरा मास भी ले लो 1 kg का, और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी ले लो 1 मीटर। बताओ फोर्स कितना हो जाएगा? क्या जी के बराबर होगा फोर्स? क्या हो जाएगा, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। m1 भी 1, m2 भी 1 और आर स्क्वायर भी 1। कितना फोर्स हो जाएगा, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन। न्यूटन मीटर क्यों करोगे भाई, ये न्यूटन लिखोगे क्योंकि ये फोर्स है। क्लियर है? बताओ ये कितना फोर्स है, 10⁻11। बहुत कम है, नियरली अबाउट कितना है ये, 0। बट यही फोर्स जब दो सेलेस्टियल बॉडी पे लिखते हैं हम, जैसे कि अर्थ, सन, मून, इन सब का मास तुम्हारे कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। अर्थ का मास कितना होता है, 10⁻24 के रेंज में होता है। मून का मास, सॉरी सन का मास कितना होता है, 10⁻30 के रेंज में होता है। मून का मास होता है 10⁻22 के रेंज में होता है, तो बहुत ज्यादा है। तो वहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, वो फिर आता है फिगर में, फिर वो अपना इफेक्ट दिखाता है। ये क्या इफेक्ट दिखा पाएगा? ठीक है, क्लियर है यहां तक? अच्छा, तो हमने देख लिया कि ये सेंट्रल फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, और फिर वीकेस्ट इन नेचर है। अच्छा तुम लोग जब न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़े थे, तुम्हें पढ़ाया था एक्शन रिएक्शन पेयर। तो एक्शन रिएक्शन पेयर का क्या कंडीशन होता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन एंड मस्ट एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी। तो बताओ क्या F12 F21 इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, क्या अपोजिट इन डायरेक्शन है, क्या दो डिफरेंट बॉडी पे लग रहा है? तो इसका मतलब मैं ये क्या लिखूंगा यहाँ पे, F12 एंड F21 आर एक्शन रिएक्शन पेयर। क्या लिख सकता हूं, समझ में आ गया यहां तक? यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। हो गया? क्या क्या पढ़ा है, सेंट्रल फोर्स, वीकेस्ट इन नेचर, कंजर्वेटिव, एक्शन रिएक्शन पेयर। क्लियर है? अच्छा, मैंने बोला कि ग्रेविटेशनल फोर्स को किसी भी दो मासेस के बीच में होगा, ठीक है। बट अगर वो किसी भी दो मास के केस में, एक मास अगर अर्थ हो गया, कोई भी दो मास बोल दिया मैं, बट उसमें एक मास अगर मैं अर्थ फिक्स कर दिया, उस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं फिर, ग्रेविटी। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ग्रेविटी। अगर मैं बोल दिया कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी दिस, तो उस केस में दूसरा मास कौन सा है, अर्थ। जैसे मैं बोलूंगा कि मून और सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स को ग्रेविटी बोल सकता हूं, नहीं। मून और सन के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको ग्रेविटी बोलेंगे, नहीं। क्या मून एंड अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको ग्रेविटी बोलेंगे, यस। क्योंकि उसमें एक मास कौन है, अर्थ। एक नया नाम क्यों दे दी, क्योंकि हम अर्थ पे रहते हैं, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा बोलचाल में बोल दिया, इसका ग्रेविटी ज्यादा है। समझ में आ रहा है ना? कोई और प्लानेट वाले होंगे कुछ और नाम रख दिए होंगे, कोई होगा स्पेस में तो। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये बात? ठीक है, ग्रेविटी क्या लिख दोगे, व्हेन अर्थ एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर इसको ग्रेविटेशनल अगर पुल भी बोल दो तो कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि यहाँ इस केस में फोर्स कैसा है, पुश है या पुल, पुल है। क्लियर है? समझ में आया यहां तक?
यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, नहीं ना? हम इसका नेचर देख लिए, क्या है कैसा है, सब कुछ देख लिए। हम ये भी जान रहे कि ये एक वेक्टर है, तो अगर डिफरेंट डिफरेंट मासेस आएंगे तो हम वहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स निकाल सकते हैं। अच्छा, मैं ऐसा क्वेश्चन दूं क्या कि 1 kg का मास है, एक 2 kg का मास है, 1 मीटर पर रखा हुआ है, बताओ ग्रेविटेशन फोर्स कितना होगा? ऐसा एक्सपेक्ट भी मत करना, ऐसा क्वेश्चन आएगा भी नहीं, ठीक है? बट क्वेश्चन फिर आएंगे कैसे? मान लो कि एक ट्रायंगुलर, ऐसा समझो कि 3 मास m1, ये m, ये भी m, तीनों m है, ये भी m है और ये भी m, इसका भी मास m, इसका भी मास m और इसका भी मास m, और इसके बीच का डिस्टेंस d मान लो। ट्रायंगुलर है तो सारा साइड क्या होगा? d, ठीक है? इक्विलैटरल। मान लो ये वाला मास, इस वाले मास का नाम दे दिया a, और इसको नाम दे दिया b, और इसको नाम दे दिया c। फाइंड नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मास c। अब बताओ मास c पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है? a भी लगा रहा है और b भी लगा रहा है। क्या दो डिफरेंट फोर्स? अच्छा, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम, क्योंकि आइडेंटिकल है, सब मास भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। बट रिजल्टेंट ऐड करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? वेक्टर। फटाफट करो, आंसर आएगा GMD के टर्म में आएगा कुछ। हाँ हाँ, कल रिजल्ट दे दूंगा मैं, ठीक है? आज सुबह मैं लेट हो गया था इसलिए नहीं, सबका रिजल्ट आ ही गया है, तुम्हारा भी आ गया है। हर्षवर्धन नाम है ना तुम्हारा? अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? अर्नब, सॉरी, हर्षवर्धन मैं किसी और को समझ, हाँ अर्नब। नहीं, तुम्हारा नाम याद है मुझे, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी। हाँ देखो, सौर्य है, त्रिषा है, प्रणव है, प्रियांश है, वैष्णवी शुक्ला, फिर तुम्हारा ही है अर्नव। प्रियांश हो गया, वैष्णवी शुक्ला, अर्नव रावत, अविरल सिंह, पोलिना चटर्जी, आराध्य, आराध्य के बाद है रणविजय। चलो मैं सबका बता देता हूँ, नाम सुन लेना। रणविजय तक आ गया था ना, उसके बाद अभिनव, उसके बाद दीक्षा, शौर्य अग्रवाल, अथर्व राणा, अनन्या सेठ, संस्कृति मित्तल, मोनीश, लक्ष्य, वेदांश अग्रवाल, अक्षिता राय, ऋषित विजय, विहान अग्रवाल, ऋषभ मिलन, हर्षवर्धन, कनिका, आन्या, अविरल, इहा। क्या इहा तुम्हारा इतना परफॉर्मेंस क्यों ऐसे चल रहा है? अविसित, कोई ना, पढ़ो पढ़ो। है तुम्हारे अच्छे हैं, हैं? मार्क्स तुम्हारा, पेशेंस रखो, रिजल्ट आ जाएगा तुम लोग। अब अब ऐसे में सबका मार्क्स बताऊं। अर्नव रावत 74। चलो ये यहाँ सॉल्व करो फटाफट। आया आंसर तुम लोग का? तुम दिए थे, तुम दिया था ना एग्जाम? क्या नाम है तुम्हारा? अविरल नेगी। तुम्हारा भी कैसे क्यों परफॉर्मेंस चल रहा है? फिजिक्स में 4 नंबर, केमिस्ट्री में 12 और बायो में 21। तुम्हारा अब किसी का नहीं बता रहा मैं। चलो चलो इसको सॉल्व करो, अब कोई बात नहीं, अभी तुम लोग मेहनत करो, पहला था इसमें इतना परफॉर्म किया, बहुत अच्छा है। अब एक और टेस्ट लूंगा, बकाओ मत, किसी को नहीं निकाल रहा हूँ, चिल रहो तुम लोग। परफॉर्म करो, अच्छा करो, फिर कंबाइन करके जिनका देखूंगा खराब चल रहा है उन पे फिर एक्शन लूंगा फिर मैं। अभी भी ऑप्शन नहीं, नहीं रैंक इस बीच में भी लोग आएंगे, अब ये सिर्फ यहाँ का रिजल्ट था, फिर वहाँ का भी रिजल्ट जुटेगा, तो हो सकता। अच्छा तुम्हारा कितना है? 70। हाँ तो फिर तुम उसी रह पे, और में हाईएस्ट 65 है। चलो ये आंसर बताओ इसका। हाँ, कितना या?
हाँ रूट में ही आएगा, रूट में बता। cos 60 कितना होता है 1, तो आंसर होगा √3 g m² डिवाइड बाई d²। मैं एक लाइन में लिख दिया बिना सॉल्व। ये आया किसी का? अच्छा, दो मासेस के बीच में फोर्स क्या है? g m² बाई d², यही होगा ना। एक काम करो, देखो इधर देखो, ये इसको एक फोर्स इधर अप्लाई करेगा और ये इसको एक इधर फोर्स से खींचेगा। ये कौन सा फोर्स हो जाएगा? एफ ऑफ सी ड्यू टू बी। ये क्या हो जाएगा? एफ ऑफ सी ड्यू टू ए। अच्छा, दोनों का डायरेक्शन अलग है बट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो क्या हो जाएगा? देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ऑफ सी ड्यू टू बी इज सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ऑफ सी ड्यू टू ए। चलिए इसका मैं नाम दे देता हूँ थोड़ी देर के लिए, एफ। क्या नाम दे दिया? एफ। बताओ क्या हो जाएगा? जी m1 इंटू m2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? m²। m1 भी m है और m2 भी m है, डिवाइड बाई d। मतलब इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है? f। इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है? f। तो बता इन दोनों का रिजल्टेंट किधर से जाएगा? ये हो गया रिजल्टेंट फोर्स f नेट, यही होगा ना। हाँ, तुम सी पे ही निकाल रहे हैं, तुमका हो क्या रहा है आजकल तुमको। तो बता f नेट क्या हो जाएगा? f नेट बराबर अंडर रूट ये वाला फोर्स का स्क्वायर प्लस ये वाला स्क्वायर प्लस 2ab cos 60। क्या जगह देखो, f का स्क्वायर, a भी f है, b भी कितना है? f। f का स्क्वायर प्लस 2f इंटू f इंटू cos 60। cos 60 कितना डाल दो? 1/2। किस, अगर जिसको cos 60 √3/2 लगता तो कहां से आंसर आएगा? यहाँ देखो, तुम वेदांत मेहनत कर रहे हो, हम ये नहीं बोल रहे, तुम्हारा मेहनत दिखता है मुझे, बट तुम ना मिस्टेक्स बहुत करते हो। तो टाइम लो, पेशेंस के साथ रिप्लाई करो, ठीक है। अगर तुम अभी भी cos 60 √3/2 कर रहे हो तो बहुत ब्लंडर होगा। ये तो तुमको नींद में याद होना चाहिए कि cos 60 हाफ होगा। ये से ये कट जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? f²। ये भी क्या हो जाएगा? f²। ये भी क्या हो जाएगा? तो √3f²। तो रूट का √3 रह जाएगा और f² का क्या हो जाएगा? f। तो √3 छोड़ दिया और f को क्या लिख दूंगा? g m² डिवाइड बाई d², इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। समझ में आया? कर लोगे? एक और दूं? चलो, हो जाएगा। क्या देना है, क्या करना है, मैं बता रहा हूं, इधर देखो। चलो, हाँ स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ साइड ए एंड मास 4 डिफरेंट मास। हाँ देखो, डायग्राम बना लिए, सारे का मास m ले लो। देखो हो सकता है एग्जाम में कुछ अलग भी आए, तो इतना घबराना नहीं है। इसका भी मास m ले लो, इसका भी m, इसका भी m, इसका भी m। चलो नाम दे देता हूँ सबको, a b c d। अच्छा, स्क्वायर का साइड जो है a है, तुमको क्या निकालना है? फाइंड नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन बी। किसमें निकालना है? बी। देखो सब पे सेम ही होगा, बस डायरेक्शन अलग अलग होगा। अब देखो बी पे, अब दो नहीं, अब कितने लग रहे हैं? 3 4। करो डायग्राम बनाओ फटाफट और सॉल्व करते जाओ। वेक्टर ऐड करना है। अब 3 वेक्टर तो ऐड करने आता नहीं है, कर लेंगे। जो बीच वाला आएगा ना उसको तोड़ देना 2 भाग में, बस। करो फटाफट करो। इस बार सही करना ना, कोई गलत नहीं करेगा आंसर।
आया किसी का आंसर? किस पे बनाया है ये डायग्राम? गलत है, यहीं पे बनाओ डायग्राम। एक फोर्स इधर लगेगा, एक इधर लगेगा और एक इधर लगेगा। तुमने ये क्या बना दिया? पर जो पूछा जा रहा है वो बनाओ। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा बट डायरेक्शन पलट जाएगा। हाँ, क्या आया? एफ नेट जी एम स्क्वायर, ए स्क्वायर कौन लिखेगा? डिवाइड बाय अंडर प्लस जी एम स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2 ए स्क्वायर। ये आ रहा है? कहाँ पे भाई? इसमें? इसमें किस √2 जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यही सब क्या आ रहा है क्या? क्यों एवरेज तुम्हारा नहीं आया? तो देखो, तुम वेक्टर फार्मूला से नहीं जोड़ सकते हो। क्यों नहीं जोड़ सकते? यहाँ पे 3 फोर्स है और वेक्टर फार्मूला से कितने को जोड़ते हैं? 2 को। देखो, इसको सॉल्व करने का 3 तरीका है। चलो, ये आंसर आ गया, इसका देख लेते क्या होगा। इधर देखो, चलो ये क्या करेगा? इस पे किधर फोर्स लगाएगा? ये क्या करेगा? इधर लगाएगा। यही होगा ना? क्या ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा? हाँ, इसको भी मैं एफ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत? सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ मैं, इसको क्या लिख दिया मैं? एफ। ये भी कितना होगा? एफ। तो बता एफ कितना होगा? जी एम स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, यही होगा ना जी? अच्छा, एक और फोर्स लिखना बाकी है, वो कौन सा होगा? 3 फोर्स होगा, इसको नाम देता हूँ F1। बता F1 कितना होगा, कोई बताओ? जी एम स्क्वायर डिवाइड बाई 2a स्क्वायर। कैसा है 2a स्क्वायर? ये कौन सा फोर्स है? F1 नहीं, F1 हाँ डायगोनल वाला। अरे भाई, F1 कौन सा फोर्स है? F1 इज द फोर्स जो कि D लगा रहा है किस पे? B पे। तो D जब B पे लगाएगा तो क्या लिखोगा फॉर्मूला? क्या होता है? F बराबर जी M1 M2। तो इनके बीच का डिस्टेंस लोगे ना, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? √2a डायगोनल, और √2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर। तुमने ये कंसिडर ही नहीं किया। नहीं समझ में आया ये बात? आया समझ में? बता दूं ये बात? बता भाई, इसने F लगाया, F बराबर क्या हो जाएगा? जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसने भी क्या लगाया है? F। क्या ये भी F ही लगाएगा? नहीं, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस a था, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसके और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? √2a, डायगोनल के बराबर है ना? तो अगर इसके बीच में फॉर्मूला लिखूंगा F1 तो क्या आ जाएगा? जी M1 M2 डिवाइड बाई डिस्टेंस ऑफ देम का स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितना है? √2a का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला? जी एम स्क्वायर डिवाइड बाई 2a स्क्वायर। यह जो लिखा हूं मैं। अब तोड़ेंगे, लेकिन देखो तोड़ने की भी जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट भी हो जाता है। 2 तरीका है। सबसे पहले अगर तुम लोग को लगता है ब्रेक करके लिख दे तो लिख दो, लेकिन ब्रेक करके लिखना टफ होगा। बट एक चीज और क्या आसानी होगा, देखो फोर्स है ना, पहले ये एफ और एफ को जोड़ता हूँ। अच्छा बताओ, ये वाला एंगल कितना होगा? 45 ही होगा ना, क्योंकि डायगोनल लग रहा है, और डायगोनल कितना होता है? 45। अच्छा एक बात बताओ, एक फोर्स एफ और दूसरा फोर्स भी एफ, तो दोनों का रिजल्टेंट एग्जैक्ट बीच से जाएगा कि नहीं? तो ये कितना हो जाएगा? अगर ये मान लो 60 डिग्री है, ये कितना होगा? 30। सेम चीज यहाँ पे सोचो, ये एफ ये भी एफ, तो इन दोनों एफ का रिजल्टेंट कहां से आएगा? एग्जैक्ट बीच से, मतलब F1 के लाइन पे ही होगा। तो इस एफ और इस एफ का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बताओ? अरे रिजल्टेंट
इसका रिजल्टेंट और इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, दो फोर्स 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा में cos थीटा क्या हो जाएगा 90, क्या हो जाएगा √2 जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यही होगा ना, नहीं आया समझ में? अरे भाई ये एफ और ये भी एफ, तो दो वेक्टर 90, फिलहाल F1 को भूल जाओ, मैं ये एफ और एफ को जोड़ रहा हूँ, दो वेक्टर 90 डिग्री पे क्या होता है रिजल्टेंट, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का रूट, मतलब एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर का रूट, क्या जगह √2f का स्क्वायर मतलब √2f, तो √2 और f लिख दिया। अच्छा ये f किसके डायरेक्शन में होगा, F1 का डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में आ गया, तो बताओ नेट फोर्स क्या हो जाएगा, F नेट बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला √2 जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस F1 जी एम स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ये होगा आंसर। मैंने डायरेक्ट क्यों जोड़ दिया, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट और F1 सेम ही लाइन पे है, और दो वेक्टर सेम लाइन पे होता तो सिंपली जोड़ देते हैं, क्योंकि एंगल कितना हो गया 0। अच्छा दूसरा तरीका जो तुम रिजल्टेंट वाला बता रहे थे, ब्रेक करने वाला, कंपोनेंट वाला, देखो उसमें क्या दिक्कत आता, लंबा जाता, यही तो स्मार्टली सोचना है ना, टाइम बचाना है। इधर देखो ये क्या बोल रहा था कि ये एफ ये भी एफ, ठीक है, और ये हो गया F1, आंसर सेम ही आएगा, ये हो गया F1, ठीक है। तो इसका क्या कहना है कि ये 45 डिग्री है ना, F1 को तोड़ दीजिए, ये क्या हो जाएगा F1 cos 45, ये क्या हो जाएगा F1 sin 45, cos ही लिख दूंगा तो क्या दिक्कत है, क्योंकि ये भी क्या है 45। तो अब बता इधर में नेट फोर्स कितना हो जाएगा, दिस प्लस एफ, इधर में क्या हो जाएगा दिस प्लस एफ, ये एफ कौन सा, इसके बीच का फोर्स, तो बताओ क्या हो जाएगा नेट फोर्स, ऐसे इधर आ गया तुम्हारा एफ प्लस F1/√2, इधर क्या हो जाएगा F प्लस F1/√2, इनको सॉल्व करो। अब इनको सॉल्व करने के बाद फिर से जोड़ने पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों क्या सेम डायरेक्शन में नहीं, फिर से रिजल्टेंट किधर आएगा, बीच में ही आएगा ना दोनों का, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट, इतना लंबा क्यों जाएंगे हम, बुद्धि लगाओ, समझ में आ रहा है ये, समझ में आया, कर लोगे पक्का। अब इसका क्या मतलब, मैं फिर पेंटागन दे दूंगा तो और कंफ्यूजन हो जाएगा, कोई सेंस नहीं बनता है। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, एक लाइन है, ठीक है, यहाँ पे एक मास रखा हुआ है m, और यहाँ पे एक मास रखा हुआ है 9m, कितना रखा हुआ है 9m, इसका वैल्यू है तुम्हारा m और इसका वैल्यू है 9m, ठीक है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये वाला, ये है तुम्हारा d, कितना है d। अच्छा डिस्टेंस दिया तो कहां से कहां होगा, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूं, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है d। अब मैं कुछ एक बात बताओ क्या होगा, ये 9m क्या करेगा, किसको m को, और m क्या करेगा, और दोनों का फोर्स क्या होगा, क्लियर है। अब मुझे क्या करना है कि कहीं पे भी, पूरे कहीं पे भी, चाहे तो यहाँ चाहे तो यहाँ चाहे तो यहाँ चाहे तो यहाँ, कहीं पे भी एक तीसरा मास रखना है, कौन सा मास रखना है, तीसरा, सो डैट कि वो मास इक्विलिब्रियम पे हो, नहीं नहीं वो मास, फाइंड दी, एक कुछ नहीं मास नहीं दिया हुआ, रुक जाओ, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ थर्ड मास m3, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ थर्ड मास m3 फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम m, so that m3 is in equilibrium। अब बताओ, हाँ यही तो भी थोड़ी देर पहले समझाया मैं तुमको, तुमको आसान लग रहा है ये, हाँ भाई,
वेदांश, अच्छा प्रियांश पूछ रहा है कि मैं कितना नंबर लाया हूँ। भाई थर्ड था ना वो, अच्छा फोर्थ था वो, थर्ड कौन है? अच्छा तुम हो, हाँ नंबर के लिए इंतजार करो। हाँ अच्छा एक बात, सबसे पहले लोकेशन ढूंढो कि कहाँ रख सकते हैं। देखो तुम लोग सॉल्व करने से पहले आंख बंद करके सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। नहीं नहीं सॉल्व कर लो पहले, तो लोकेशन बताओ कहाँ रखेंगे, लोकेशन बताओ। अरे कहाँ रखेंगे, लेफ्ट राइट, राइट किधर रखना है, इधर तक बताओ सौर्य, बताओ कहाँ रखेंगे, लेफ्ट में राइट में है? देखो हो क्या आएगा, तुमको हर कुछ चेक करना है। मान लो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ थर्ड मास m3 फ्रॉम m, कहां से? m से, सो दैट m3 इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे कौन है, m, 9m या m3? m3। तुमको सबका इक्विलिब्रियम नहीं देखना, हो सकता है कि m इक्विलिब्रियम में ना हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, हो सकता है कि 9m इक्विलिब्रियम में ना हो, उससे कोई मतलब नहीं, बट m3 इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। अब तुम चलो रखना स्टार्ट करो, मैं 4-5 लोकेशन बना देता हूँ। एक मैं यहाँ रख देता हूँ, एक बार मैं यहाँ रख दिया, एक बार यहाँ रख दिया, एक बार यहाँ रख दिया, और एक बार यहाँ रख दिया। ठीक है, अब हर केस में देखता हूँ कि इक्विलिब्रियम में रहेगा कि नहीं। कौन? m3। हर जगह पे ये जो पर्पल कलर वाला देख रहे हो m3 है। अब बताओ इस m3 पे कौन फोर्स लगा रहा है? एक m इधर की ओर और 9m भी इधर की ओर है, तो बताइए कभी मिलकर जीरो होगा? तो क्या यहाँ रख सकते हैं? नहीं। आ जाओ यहाँ पे, ये क्या कर रहा है, इधर खींच रहा है, आ रहा हूँ एक मिनट, ये क्या कर रहा है, इधर खींच रहा है, क्या ये कभी रेस्ट पे रहेगा? कभी इक्विलिब्रियम पे होगा? इसका नेट किधर होगा? नीचे। अच्छा इसका आ जाओ, सेम वही होगा, इधर और इधर, ऊपर जाएगा, रहेगा? नहीं। इस पे आ जाओ, 9m भी इधर खींच रहा, m भी इधर ही खींच रहा है, रुकेगा? नहीं। बट इसके बारे में सोचो, ये क्या करेगा, इसको इधर खींचेगा, ये क्या करेगा, इधर खींचेगा। हो सकता है किसी एक डिस्टेंस के लिए दोनों फोर्स बराबर हो जाए, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। इसका मतलब किस में आ जाएगा? इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब वो रेस्ट पे रह सकता है। तो तुमको यही डिस्टेंस बताना, मान लो ये वाला डिस्टेंस x है, कितना होगा? d बाई, ठीक है देखता हूँ कितना है। अब करो तुम लोग, बाकी लोग। अब तो क्लियर हो गया ना कहाँ रखना है? कहाँ रखेंगे? बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर। ठीक है, तो मान लो आंख बंद करके हम इसको यहां रख दिए। अच्छा एक चीज और बताओ, कॉमन सेंस में देखना चाहता हूं, m1 m के ज्यादा पास होगा या 9m के ज्यादा पास होगा? m के ज्यादा पास होगा। ठीक है, क्योंकि 9m तो दूर से ही ज्यादा फोर्स लगा देगा क्योंकि उसका मास ज्यादा है। अच्छा एक चीज और, क्या इसके मास पे डिपेंड करेगा? m3 पे नहीं, वो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने मास नहीं दिया था। तो इस क्वेश्चन में आ सकता है, क्या इसका इक्विलिब्रियम रहना मास पे डिपेंड करेगा? अब कैसे नहीं करेगा वो भी हम देख लेंगे। ये फिलहाल क्या लिख दो, m3। चलो अब सॉल्व करो। मान लो यहां से कितना डिस्टेंस है, x, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d माइनस एक्स। बस फोर्स इक्वेशन लिखना, सॉल्व कर दो। हाँ करो, करना तुम ही लोग है। हाँ देखो क्या कर दिया है, जी एम एक्स स्क्वायर, 9 GM m3/d1 चलिए तो बढ़िया हो गया। 9, ये 9 है ना, 9 × x² ये हो जाएगा, तो 9 इसको ले दिया, इसको ले दिया 3x। हाँ सही है, x सही है, बहुत बढ़िया। अब तो करो। अच्छा तुम लोग को लग रहा था कि नॉर्मल जो ग्रेविटेशन पढ़े तो सेम यही पढ़ेंगे, तुम लोग ना यही सब मिस्टेक बहुत गलती करते हो। लिखा हुआ ए उठा लोगे बी, ये लिखा हुआ कुछ आता पढ़ लेता है कुछ, पढ़ने के साथ साथ गलती पे भी ध्यान देना है। अच्छा तुम बार बार तुम लोग अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो तुम लोग को जब नंबर कटता तो तुम लोग ये सोचते नहीं हो कि कहाँ कटा, तो पता चलता होगा अरे यार ये तो मुझे आता था, मैंने इसलिए मिस्टेक कर दिया। तो नेक्स्ट टाइम से एटलीस्ट वो गलती मत करो, कुछ और कर दो, पेपर फाड़ के फेंक दो, बट वो गलती मत करो। नहीं तो तुम्हें आइडिया होगा ना, घर पे जाके पेपर मिलाया होगा।
11 नंबर कम आ रहे हैं, 20 नंबर कम आ रहे हैं तुम्हारे, 20 आने चाहिए, 20 नंबर और आना चाहिए। ठीक है, 500 का चालान कटवा दो, मैं स्क्रूटनी कर देता हूँ, वैसे ही होता है। ठीक है, तुम लोग मिल लेना मुझसे, मैं चेक करवाता हूँ तुम लोग का पेपर अलग से, जिसको भी डाउट है भाई। वैसे देखो करेक्शन के लिए पैसा लगता है। हाँ, बोर्ड में अगर मान लो कि तुमको अगर पेपर अपना करेक्ट करो तो 500। हाँ बोर्ड है, एक्स्ट्रा काम तो करने पड़ रहा है ना मुझे, है? चलो मैं तुम लोग आंसर की दे दूंगा, ठीक है। हाँ ये करो आंसर, सब डिवाइस पर आ गया। अब क्यों नहीं कर पा रहा है तुम? हाँ भाई, हो गया तुम्हारा? देखो इधर देखो, जिनका अभी भी नहीं हो रहा है तो बहुत वर्ष कंडीशन है फिर। किसका किसका आंसर आ गया? पूरा करो, बात करने नहीं आए हो तुम यहाँ। देखो ये M3 में फोर्स लगाएगा, किधर लगाएगा? इधर की ओर। क्या ये 9M M3 में फोर्स लगाएगा किधर? इधर। अगर इक्विलिब्रियम में तो ये दोनों फोर्स क्या होना चाहिए? बराबर। जीरो नहीं, बराबर। ये क्या जाएगा? फोर्स ऑन, चलो इसको नाम देता हूँ F1 और इसको नाम देता हूँ F2। तो F1 बराबर क्या होना चाहिए? F2। क्या लिखोगे? फॉर इक्विलिब्रियम क्या लिखोगे? फॉर इक्विलिब्रियम F1 माइनस F2 बराबर 0। इसका मतलब F1 बराबर F2। ठीक है, अब बताओ F1 क्या लिखोगे तुम? F1 क्या हो जाएगा? G, F1 हो जाएगा तुम्हारा G M इंटू M3, M इंटू M3 डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना है? x का स्क्वायर बराबर F2 क्या है? G इंटू 9M इंटू M3 डिवाइड बाई D माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो मैं इसीलिए बोल रहा था ये M3 और M3 कैंसल हो जाएगा, इसीलिए इसका इक्विलिब्रियम मास पे डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है? अच्छा और क्या कैंसल हो रहा है? M M G G, तो ये बच गया 1/x का स्क्वायर और ये बच गया 9/d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर तुम यहां से नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो कमी है फिर। इसका भी स्मार्ट तरीका है, कुछ लोग होंगे इसको ब्रेक कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। क्यों करना है? देखो 1/x स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूँ? 3 डिवाइड बाई डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, लिख दिया। एक रूट कैंसिल ना हो इसलिए। देखो 1/x बराबर क्या हो जाएगा? 3 डिवाइड बाई डी माइनस एक्स, एक्स बराबर क्या हो जाएगा? डी बाई, स्मार्ट बनना है। समझ में आया? हो गया? मजेदार क्वेश्चन है। अभी भी नहीं हो रहा है? हाँ देखा, ना तुम नींद कंप्लीट लिया करो, ऐसा ही होता है। हो गया ये सबका आया अब? हाँ अब तो बोर्ड पे आ गया। हो गया, क्लियर है? समझ में आया? कर लोगे? मतलब देखो बनने के लिए इससे भी टफ क्वेश्चन बन सकता है, बट उतना नहीं जाना, कंसेप्ट पकड़ना बस। ठीक है, चलो मिटा दो इसको। अब कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछेंगे हम, तुक्का नहीं, विथ लॉजिक के साथ आंसर देना है। ये मास है, ये मास है M1 और ये मास है M2। हाँ इधर देखो भाई, कितनी बातें करते हो तुम लोग। ठीक है मिला लूंगा, रोना क्यों है? दुख क्यों हो रहा है? दुखी मत हो।
देखो ये हो गया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये हो गया फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये हो गया A1 और ये हो गया A2। A1 क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ M1, A2 क्या एक्सेलरेशन ऑफ M2। नाउ यू हैव 4 ऑप्शंस, तुमको बताना है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। फोर ऑप्शंस कैसे हैं देखो, 6 मार्क्स में ही था और मैं इसको 3 मार्क्स में बना देता हूँ। चलो इधर देखो, नहीं यहाँ पे सिंगल है, चलो मल्टीपल ही कर देता, लो 6 मार्क्स ही तुमको चाहिए ना। F12 का मॉड इज नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ F21, मैं पूछ लूंगा ठीक है। मॉड ऑफ F1, M1 M2 लिखा हुआ मतलब सेम नहीं है, और दिख भी रहा है, एक छोटा एक बड़ा है। अब तो तुम्हारे लिए एक और ऑप्शन बनाने पड़ेगा। यही तुम लोग का ना, यही आदत मुझे गंदा लगता है, बोले हुए चीज को दोबारा पूछते हो। मैं जब दिख रहा है एक को छोटा बना एक को बड़ा बना, तो कॉमन सेंस कहाँ गया तुम्हारा? घास चरने? फिर वही बात। चलो भाई बता, एक तो तुम लोग सबको दिख रहा है, क्या होगा? और डी, 1 मिनट विथ एक्सप्लेनेशन है। अरे 1 मिनट 1 मिनट, मच्छी बाजार नहीं, मैं सुन ही नहीं रहा, सुन लो। मैं बस हाथ उठवाता हूँ, ए के साथ कोई फेवर में है? बी के साथ फेवर में है? चलो सारे लोग बी के साथ है। सी के साथ कितने लोग? हाथ उठाओ। सारे लोग, तो फिर आगे पूछने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारे मतलब आंसर क्या हो जाएगा? बी एंड सी। चलो भाई देख लेते हैं। अच्छा बी ऑप्शन को चेक करने की जरूरत है? नहीं, वो तो हो गया। चलो अब एक बात बताओ, कॉमन सेंस, एक्सेलरेशन A1 बराबर क्या होता है? फोर्स बाय मास। तो फोर्स तो दोनों में सेम है और मास M1। उसी तरह से A2 बराबर क्या हो जाएगा? F बाई M2। भाई इसका एक्सेलरेशन तो इसके मास से डिवाइड करेंगे, जो मास ज्यादा उसका एक्सेलरेशन कम, तो M1 इज लेस देन A1 इज ग्रेटर। तो क्या हो जाएगा? बी एंड सी। 6 नंबर आ गया तुम्हारे, सही है, बट लॉजिकल है क्वेश्चन। ठीक है, इसका मतलब क्या समझे कि दो मास के बीच में लगने वाला फोर्स सेम हो सकता है बट एक्सेलरेशन सेम। अच्छा कब होगा एक्सेलरेशन सेम? जब दोनों का मास सेम हो। तो उसमें एक कंडीशन दे दिया जाए, इफ M1 बराबर M2, तो एक ऑप्शन ई भी सही हो जाएगा। फिर क्लियर है? इफ M1 बराबर M2, नहीं नहीं ये इफ है, यहां पे मैंने इफ नहीं लगाया है। क्लियर है? इन सब के लिए, बाकी सब ऑप्शन के लिए क्या है? M2 इज ग्रेटर देन M1, और इसके लिए क्या? M1 बराबर M2। इफ लगा दिया मैंने, इफ एंड एल्स सुना देखा करो। क्लियर है? ये कर लोगे? हो गया? तो ये था तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स का बारे में। इजी है बट ठीक है। इसका बुद्धि उल्टा ही चलता है। चलो हो गया, हो गया, चलो बहुत बढ़िया हो गया। अच्छा जब मैं तुम लोग को बोला था कि जब वर्क एनर्जी थ्योरम हम पढ़े थे, याद है? तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना लेते हैं? नहीं बताया था? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल 0। अच्छा सरफेस पे 0,
रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना लेते हैं? 0। चलो कोई बात नहीं, हो गया ये। चलो अगला हेडिंग डालो। ऑर्बिटल ऑर्बिट का क्या मतलब समझते हो? क्या समझते हो ऑर्बिट? सेलेस्टियल बॉडी, एक, हाँ, किसी भी बॉडी के चारों ओर चक्कर लगा रहे एक पाथ में, वो जो पाथ उसी को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। ठीक है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है? एक वो वेलोसिटी जिससे कि एक ऑब्जेक्ट मेंटेन रखे सो दैट उस ऑर्बिट में फिक्स रहे। क्लियर है? अब मुझे ये निकालना है। ठीक है, अब मैं ऑर्बिटल वेलोसिटी किसका किसका निकाल सकता हूँ इन जनरल एग्जांपल में? ऐसा तो सबका भी निकाल सकता हूँ। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में चल रहा है, एक ऑर्बिट में घूम रहा है, तो उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। बट सेलेस्टियल बॉडी तो हमेशा घूम रहे हैं। क्या मैं मून का निकाल सकता हूँ, सन का निकाल सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन्स का निकाल सकता हूँ, अर्थ का निकाल सकता हूँ? निकाल सकता हूँ ना। तो एक काम करते हैं फिलहाल, फाइन अर्थ का ही देख लेते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द अर्थ किसके अराउंड होगा ये फिर? अराउंड सन। मून के अराउंड मत निकाल देना, क्योंकि अर्थ मून के अराउंड नहीं घूमता है। मून का ऑर्बिटल वेलोसिटी किसके अराउंड निकलेगा? अर्थ। क्लियर है? अब देखो स्ट्रक्चर, देखो होगा क्या। स्ट्रक्चर बनाते हैं सबसे पहले। ये हो गया हमारा हरा भरा अर्थ। अच्छा, घूम कौन रहा है? अर्थ ना। तो बीच में किसको रखूंगा? लो हो गया, ये हो गया सन। ठीक है, और ये हो गया हरा भरा अर्थ। अर्थ को छोटा दिखा देता हूँ। ठीक है, हो क्या रहा है कि ये जो अर्थ है सर के चारों ओर घूम रहा है। कैसे पाथ में? अगर कुछ ना बोला जाए तो सर्कुलर है तुम्हारे लिए वो। क्लियर है? कैसे पाथ में है? सर्कुलर। अब तुम सर्कुलर मोशन पढ़ लिए। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसको घूमने के लिए एक फोर्स चाहिए, किधर? सेंटर की ओर फोर्स चाहिए, सेंटर की ओर, और उस फोर्स को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आर एक्शन रिएक्शन पेयर? नो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ए सूडो फोर्स। ठीक है, वीडियो में भी नहीं समझ में आया? स्कूल में क्या बता दिए? चलो ठीक है, मैं एक बार, मैंने क्या बोला बताया था एग्जांपल में कि फ्रिक्शन लग रहा है। अगर ग्राउंड फ्रेम से देखें तो ब्लॉक में रेस्ट में था, तो जो फ्रिक्शन नेट फोर्स था वो सेंट्रीपिटल के बराबर था। बट जैसे मैं लिफ्ट में बैठ गया, तो लिफ्ट में बैठने के साथ लिफ्ट मेरे लिए रेस्ट पे और ब्लॉक भी मेरे लिए रेस्ट पे, बट फ्रिक्शन तो लग रहा है। तो क्या ब्लॉक रेस्ट पे रहता? नहीं। तो उस फ्रिक्शन को काउंटर करने के लिए उल्टा फोर्स चाहिए, और वो फोर्स कौन सा था? सूडो, एंड दैट इज नॉट ए सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो। देखो, देखो, हाँ, एक बात बता रहा हूँ। जैसे तुमने देखा कि सर्कल में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, वो फोर्स किधर होना चाहिए? सेंटर की ओर। अब वो फोर्स दे कोई भी सकता है। कौन कौन देगा?
वो फोर्स टेंशन भी दे सकता है, तुमने देखा रस्सी जब घुमाया। अच्छा वो फोर्स नॉर्मल भी दे सकता है, कब? बैंकिंग में। बैंकिंग ऑफ रोड में नॉर्मल का एक कंपोनेंट घुमाया ना उसको सर्कल में, ठीक है। अच्छा वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स भी देगा, अभी हम देखेंगे। वो फोर्स एक चार्ज भी दे सकता है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी दे सकता है। हमको चाहिए एक फोर्स देने वाला मल्टीपल है, यहाँ पे वो फोर्स कौन देगा? ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली। क्लियर है यहाँ तक? चलो, इसका मतलब मान लो कि ये जो अर्थ है सन के चारों ओर ऐसे घूम रहा है, और ये जो वेलोसिटी से घूम रहा है v, इसी को क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी। यहाँ पे ये जो v है इसी को क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्लियर है? और मुझे यही निकालना है। अब एक बात बताओ कि अगर ये सेंटर की ओर सर्कल कर रहा है, किसके क्रॉस? सन के क्रॉस। चलो मान लेता हूं ये क्या हो जाएगा? मास ऑफ अर्थ मतलब एम ई। ये क्या हो जाएगा? मास ऑफ सन मतलब एम एस। इसको क्या लिख दो तो एम एस। इसे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अच्छा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या मान लेता हूं? आर। तो फिलहाल मैं इसको ऐसे डिनोट कर देता हूं आर से, ऐसे घबरा मत जाना। कैपिटल आर किसे डिनोट किया? कैपिटल आर। तो इसका मतलब कि अगर ये जो सन है, ये जो अर्थ है सन के चारों ओर घूम रहा है, तो घूम रहा है तो एक फोर्स चाहिए होगा। किधर चाहिए होगा? सेंटर की ओर। किधर चाहिए होगा? सेंटर की ओर। एक फोर्स चाहिए होगा सेंटर की ओर, और वो फोर्स क्या हो जाएगा? एफ सी। और बता एफ सी का क्या फॉर्मूला होता है? एम ई वी का स्क्वायर डिवाइड बाई आर। क्या होता है? एम वी स्क्वायर बाई आर। एम किसका? जो घूम रहा है। घूम कौन रहा है? अर्थ। ठीक है। वी जिस वेलोसिटी से घूम रहा है, और आर क्या? जिस रेडियस में घूम रहा है। अच्छा ये चाहिए तो ये देने वाला कोई होना चाहिए। जैसे बैंकिंग में कौन दे रहा था? नॉर्मल। अच्छा नॉर्मल सरफेस पे जब हम टर्न ले रहे थे तो ये कौन दे रहा था? फ्लैट सरफेस पे जब हम टर्न कर रहे थे कौन दे रहा था? फ्रिक्शन। मसीहा कौन बना था? फ्रिक्शन। जब हम सर ऐसे रस्सी घुमा रहे थे तो उस वक्त ये फोर्स कौन दे रहा था? टेंशन। यहाँ पे नॉर्मल है, फ्रिक्शन है, टेंशन है, बट यहाँ पे एक फोर्स है, कौन है? ग्रेविटी। ये जो अर्थ सॉरी ये जो सन है, सन क्या कर रहा है? अर्थ को खींच रहा है अपनी ओर। हाँ भाई आ जाओ इधर। एक फोर्स से, एक फोर्स से खींच रहा है। कौन सा फोर्स है ये? एफ जी। कैपिटल जी लिख देता हूं। कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स बताओ? एफ जी कितना होगा यहाँ? कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सॉरी मास ऑफ सन, मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये चाहिए, ये देने वाला, मतलब दोनों बराबर कर दो। एफ सी, एफ जी बराबर एफ सी। तो क्या हो जाएगा? जी एम एस एम ई डिवाइड बाई आर स्क्वायर बराबर एम ई वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। आर से आर कट गया, एम ई से एम ई कट गया, तो वी स्क्वायर पर क्या आ जाएगा? जी एम एस अपॉन आर। तो v बराबर क्या आ जाएगा? रूट अंडर जी एम एस ओवर आर। हो गया? क्लियर है? समझ में आ गया यहाँ तक? अच्छा एक बात बताओ, घूम कौन रहा है? हाँ, कौन घूम रहा है? अर्थ। बट मास किसका है? तो कौन घूम रहा है उससे नहीं फर्क पड़ता, तुम किसके अराउंड घूम रहे हो उसका मास फर्क पड़ता है। हाँ जाओ, समझ में आ रहा है? मान लो कि मून घूम रहा है अर्थ की ओर, तो क्या फॉर्मूला होता है? रूट अंडर जी एम ई अपॉन आर, मास ऑफ अर्थ। क्लियर है? और इस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्लियर है? समझ में आया? फटाफट कॉपी मारो, नोट करो इसको। ये तो अच्छी बात, इसमें लिख लो, डिवीजन हो जाएगा। हाँ आ जाओ।
बहुत एक्स्ट्रा है, इतना एक्स्ट्रा है कि 3 लेक्चर चलेगा ही। इसमें तुम एक नया लॉ पढ़ोगे। न्यूटन का कितने लॉ थे? यहाँ पे केपलर का 3 लॉ आएगा। केपलर का मैंने लॉ पढ़ा ही नहीं आज तक। केपलर का मैंने नाम ही नहीं लिया कभी। आजकल कंफ्यूज है वो। हाँ हो गया ये, चलो इधर हो गया, हो गया। कॉपी किए, फटाफट करो। हाँ हाँ, कंप्लीट भी करना, फटाफट करो। सर व्हाट इज रिटन आफ्टर रिमेन इन ए इक्विलिब्रियम लिखा, हाँ जाओ। हो गया, चलो ठीक है, फटाफट देखो इधर। तुम लोग बहुत बातें करते हो गया ये। अच्छा एक बात और देखो, ये मोशन कैसा है? कैसा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म, क्योंकि इसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। तो बताओ इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा? फाइंड एंगुलर, डिफरेंशिएट नहीं करना है भाई, हर जगह वही नहीं। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? ओमेगा। और ये क्या होता है? वी अपॉन आर। अरे वी बराबर क्या था? ओमेगा आर। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? वी अपॉन आर। तुमने वी निकाल दिया है, आर से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा? ओमेगा बराबर रूट अंडर जी एम एस डिवाइड बाई आर क्यूब। कैसे कर दिया क्यूब? आर स्क्वायर से डिवाइड किया, आर स्क्वायर रूट के अंदर चला जाएगा, आर आर रूट के अंदर चलेगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, एक आर पहले से था तो क्या हो जाएगा? आर क्यूब। क्लियर है? तो ओमेगा निकाल सकते हो। अच्छा इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा? क्यों? वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी? वेलोसिटी तो कांस्टेंट है नहीं बेटा, ऐसे फंसाओगे। क्या कांस्टेंट है? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर एक्सेलरेशन कौन? सब। पहली बात, इसमें तुमसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। हाँ, तुम लोग का महानता देख के क्वेश्चन मैं बना देता हूँ। इन दिस मोशन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ऑप्शन ए। रॉन्ग या राइट? ए, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। बताओ क्या है ये? गलत, बोल मत देना, सही है ये, पाप है ये। वेलोसिटी कहां से कांस्टेंट है भाई? डायरेक्शन बदल रहा है। ऑप्शन बी। अभी तक तुम सिर्फ एक वेलोसिटी जानते थे, अब तुम दो वेलोसिटी जानने लगे। मैं बोला कि एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। क्या ये सही है? यस, सी ऑप्शन। एंगुलर एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो। क्या ये सही है? फॉल्स, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है इसमें? जीरो। क्लियर है? क्यों जीरो है? क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है। हाँ, बहुत चांस है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज जीरो। बताओ क्या है ये? ट्रू, क्योंकि वेलोसिटी स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। तीन, दो एक्सेलरेशन बताया था ना, एक रेडियल और एक टेंजेंट। ट्रू फॉल्स, हाँ सही है, ट्रू फॉल्स। चलो हो गया ये। अच्छा एक चीज और देखो, हाँ इस पे आ जाओ। तो ये इस वेलोसिटी से घूम रहा है, ठीक है, किस कौन से वेलोसिटी से घूम रहा है? क्या है वेलोसिटी हमारा? रूट अंडर जी एम एस अपॉन आर स्क्वायर। हाँ, जी एम अपॉन आर। क्लियर है? अच्छा कांस्टेंट वेलोसिटी है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो क्या मैं टाइम पीरियड निकाल सकता हूँ? टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। ठीक है, तो हमको निकालना टाइम पीरियड, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल टी, टाइम पीरियड। याद हो तो टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला बताया था? 2 पाई आर डिवाइड बाई वी।
क्या मैं एक फॉर्मूला ऐसे लिख सकता हूँ इसका 2 पाई बाई ओमेगा? क्या सही है? इस आर को नीचे ले आओ तो क्या हो जाएगा वी बाई आर, और वी बाई आर क्या होता है ओमेगा। ये दोनों फॉर्मूला यूज होगा। और एक बात बताओ इंटरेस्टिंग, 2 पाई r/v एंड 2 पाई बाई ओमेगा सबसे ज्यादा ये यूज होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला, एकदम नींद में याद होना चाहिए। व्हाट इज दैट फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड? 2 पाई बाई ओमेगा। क्लियर? अच्छा ठीक है, हमने यहाँ पे ओमेगा भी निकाला है और वेलोसिटी भी निकाला, तो कोई भी एक यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो मैं वेलोसिटी वाला पे आ जाता हूँ। तो देखो क्या हो जाएगा, t बराबर 2 पाई r को तो छोड़ देता हूं, वेलोसिटी हमने निकाला क्या आया √g(m), s छोड़ देता हूं, अब मैं m लिखता हूं। बस याद रखना m क्या है, वो मास जिसके चारों ओर घूम रहा हूं मैं, डिवाइड बाई r। अब बता क्या हो गया, 2 पाई r, और ऊपर चल देखो, ऊपर चला जाएगा r, नीचे हो जाएगा √g(m). ठीक है, देखो ये r का पावर 1 और ये r का पावर 1/2, तो दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा r का पावर 3/2, ये हो जाएगा 2 पाई r के पावर 3/2 √g(m). क्लियर है? क्या आएगा? नहीं आएगा, नॉट डिफाइन। ज्यादा पढ़ रहे हो तुम। हो गया ये, इसको कॉपी मारो फटाफट। हो गया, इधर देखो। देखो पढ़ने पे कम फोकस रखो, तुम जो पढ़ा रहे हो उसको रिवाइज करने पे ज्यादा फोकस रखो। चलो अब हो गया तुम लोग का, इधर देखो क्या आया फॉर्मूला, t बराबर 2 पाई r का पावर 3/2 डिवाइड बाई √g(m). क्लियर है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। इसमें तुमको क्या क्या कांस्टेंट दिख रहा है, 2 पाई g, और जो घूम रहा है जिसके उसका मास भी तो कांस्टेंट होगा ना, बदल क्या सकता है, रेडियस बदल देंगे तो वेलोसिटी बदल जाएगा, रेडियस बदल देंगे तो टाइम पीरियड बदल जाएगा। ठीक है, क्या मैं इसको कांस्टेंट लिख दूं, एक नया सी लिख देता हूँ, कुछ भी क्या जा रहा है, इसको मान लेते तो एक नया कांस्टेंट सी, इसको, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये सब तो कांस्टेंट है तो ऐसे लिख सकता हूँ। इधर देखो, तुम लोग देखो इधर, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r के पावर 3/2, लिख सकता हूँ। t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r के पावर 3/2, क्यों कर दिया, t डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, r के पावर 3/2, और ये सब क्या है कांस्टेंट। अब बता, दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो क्या जाएगा, t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r का, यही है ना, पता है इसको क्या बोलते हैं, डेरिवेशन भी आ गया, कोई बात नहीं, पीछे से पढ़ लेंगे, जहां आ रहा जो उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, डेरिवेशन हो गई है। अब बताओ, अगर तुमसे कोई वर्ड में पूछ दे डिफाइन केपलर थर्ड लॉ, क्या बोलोगे? स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ ऑर्बिटल रेडियस। एक्चुअली तुम्हारे केस में ऑर्बिटल रेडियस है, तो जब 11 12 पढ़ोगे तो इसको हम लोग बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं, क्योंकि वहां पे एक्चुअल में हम लोग इलिप्टिकल पाथ लेते हैं, बट अभी हम लोग कैसा ले रहे हैं, सर्कुलर। ठीक है, तो लिखो इसका, वर्ड में लिखो,
नहीं है, इसलिए मैंने आर क्यूब कर दिया बस। फटाफट लिखो इसको, लैंग्वेज में डालो। केपलर का तीसरा लॉ क्या होगा, खुद से लिखो। लिख क्यों नहीं रहे हो? क्या है दिखा, क्या है डेफिनेशन? सुनता ही नहीं है। कायदे से ऐसे लिखा जाता है, केपलर्स थर्ड, ठीक है। क्या डेफिनेशन दोगे? स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ ऑर्बिटल रेडियस। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है। हो गया, चलो क्वेश्चन लिखो। ए सैटेलाइट, ए सैटेलाइट, ए सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग, ए सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग, क्या ऑर्बिटिंग कर दो। ए सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग अराउंड ए प्लैनेट इन सर्कुलर पाथ, a satellite is orbiting around a planet in circular path of radius capital R, of radius capital R, ठीक है, and time period capital T, and time period capital T, ठीक है। find the new time period of find the new time period of find the new time period of orbital motion when find the new time period of orbital motion when radius is increased to when radius is increased to 8 टाइम द प्रीवियस, 8 गुना बढ़ा दिए। व्हेन रेडियस इज इंक्रीज बाय 8 टाइम, पहले रेडियस कितना था आर, तो टाइम पीरियड कितना था टी, टी स्क्वायर ने टी, अब रेडियस कितना कर दिया 8 आर, तो बताओ टाइम कितना होगा। हाँ सॉल्व करके दिखाओ, सॉल्यूशन। तुम लोग लिखते ही नहीं हो ना, लिखने में क्यों इतना दिक्कत है तुम लोग को। हो गया, दिखाओ। आर बराबर 4 आ गया, टी, टी निकालना निकालना, मैं पूछ रहा हूँ, आम बता रहा है अमरूद, समझ में नहीं आ रहा है। आंसर 4 आ गया, 4 टी आएगा, टी के टर्म में आएगा ना भाई। जब रेडियस आर था तो टाइम पीरियड कितना था टी, तो रेडियस 8 आर कर दिया तो टाइम पीरियड समथिंग टी बढ़ जाएगा। दिख रहा है ना, रेडियस बढ़ गया तो टाइम पीरियड बढ़। देखो किस कैसे बढ़ेगा, देखो देखो कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का तरीका देखो। पहला ये केस, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा के एक सी लिख दो, तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बराबर सी आर क्यूब, पहला इक्वेशन। चलो नया टाइम पीरियड टी मान लेता हूँ, स्मॉल टी, या फिर टी वन मान लेता हूँ, स्मॉल टी नहीं लिखते, क्या मान लेता हूँ, टी वन बराबर क्या हो जाएगा, सी इंटू 8 आर का क्यूब, ये क्या हो जाएगा इक्वेशन 2। जब रेडियस 8 आर है तो टाइम पीरियड कितना है टी वन, निकालना क्या है तुमको टी वन, क्या करूँ दोनों को डिवाइड, क्यों डिवाइड करूं, सी और सी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या कर दो डिवाइड 2 बाई 1,
टू में क्या है देखो, T1, टू में क्या है, T1 बराबर C इंटू में 8R का क्यूब डिवाइड बाई, सॉरी T1 स्क्वायर बराबर CR क्यूब। क्या क्या कट गया, C से C, R क्यूब से R क्यूब, ठीक है। तो T बाई T1 का होल स्क्वायर बराबर 8 का क्यूब, कितना जगह 8 का क्यूब, 8 × 8 × 8, ठीक है। तो T का वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट अंडर 8 × 8 × 8 मल्टीप्लाई बाई, अच्छा T1 चाहिए ना हमको, मैंने एक चीज गलत कर दिया, तुम लोग भी ध्यान नहीं दे रहे हो। क्या गलत लिखा बताओ कोई, ऊपर में क्या है T1, नीचे में क्या है T, तो T1/T का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 8 का क्यूब, बताओ कितना होता है 8 का क्यूब, 512, यही होता है ना। तो बताओ T1/T क्या हो जाएगा, रूट अंडर 512, तो T1 बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर 5, 2 टाइम ऑफ T, क्या हो जाएगा 8√8T, 8√8 टाइम बढ़ जाएगा। 4 आ रहा था आंसर इनका, समझ में आया या नहीं आया, क्यों भाई अविरल, चेहरा देख कर लग रहा नहीं आया समझ में, इसमें फिजिक्स है कुछ, मैथ है, समझ में आ रहा कैसे होगा चीजें। अच्छा क्वेश्चन ऐसा दे दे कि पहले टाइम पीरियड T था तो रेडियस R था, अब मुझे टाइम पीरियड 9T करना, तो रेडियस कितना बढ़ाएं, बताओ रफली बताओ। मैंने क्या बोला कि पहले टाइम पीरियड T था तो रेडियस कितना था R, अब मुझे टाइम पीरियड 9T करना है तो रेडियस कितना हो जाएगा बताओ, करो सॉल्व करो, फिर वही इक्वेशन लगाओ, T² बराबर C टाइम ऑफ R क्यूब, 9T² बराबर C टाइम ऑफ R क्यूब। अब क्या कर देंगे दोनों को डिवाइड, ये 1/80 1 बराबर हो जाएगा R/R का क्यूब, ठीक है। तो R हमको क्या चाहिए, स्मॉल r ना, स्मॉल r क्यूब बराबर हो जाएगा 81 इंटू R क्यूब, तो ये हो जाएगा R इंटू 81 का पावर 1/3, ये आया समझ में, 9 टाइम बढ़ाया। 81 का क्यूब कितना होता है 3, रेहान सर तुम्हारा रिस्पांस देख लेंगे तो सदमे में चले जाएंगे, 81 का क्यूब 3 होता है, हो गया ये। चलो हाँ हाँ बहुत हो गया, ऑर्बिटल वेलोसिटी पढ़ लिया, टाइम पीरियड पढ़ लिया, हमने ग्रेविटेशन पढ़ लिया, सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक ग्रेविटी भी पढ़ा, ग्रेविटी क्या होता है, फोर्स बाय ग्रेविटेशनल फोर्स बाय अर्थ, ठीक है क्लियर है यहाँ तक, और केपलर का तीसरा नियम पढ़ लिया, ठीक है। अब हेडिंग डालो लिखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हो गया, इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल जी से, ठीक है, कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, जिसमें कैपिटल जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है बट स्मॉल जी यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ये बदलेगा, कैसे बदलेगा हम वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं, पहला में लिखो एक्सेलरेशन
ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ, एट द सरफेस, सिंपली एट द सरफेस लिख दो, किसी का भी सरफेस, वो मून हो सकता है, वो अर्थ हो सकता है, वो सन हो सकता है, वो जुपिटर हो सकता है, वो प्लूटो हो सकता है, ठीक है। पर हमें कोर्स में क्या है, एट द सरफेस ऑफ, पर तुम निकाल सकते हो किसी का भी, क्लियर है। जैसे मान लो ये हो गया तुम्हारा अर्थ, अर्थ का मास क्या हो जाता है m, ठीक है, और रेडियस क्या ले लिया, कैपिटल R। अच्छा ये इस m और r का मैं वैल्यू दे देता हूं तुम लोग को। इस m का वैल्यू होता है 6 इंटू 10⁻24 kg, और r होता तुम्हारा 6400 किलोमीटर। वैसे ये 6300 कुछ होता है। हाँ इधर देखो, हाँ 4 ऑप्शन दे दिया पर उसमें 6400 है ही नहीं, 6300 कुछ लिखा हुआ, तो क्या मारोगे 6300 समथिंग, क्योंकि ये अप्रॉक्स वैल्यू है। ये होता है 6300, 6370 ऐसा कुछ करके होता है वैल्यू, ठीक है। ठीक होता है, प्रिसाइज हमको कोई लेना देना नहीं, डेटा कलेक्ट नहीं करना, हमको फिजिक्स पढ़ना है, ठीक है, ये लिख लेना। हाँ तो हमको सबसे पहले क्या पढ़ना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस जी बराबर होता है कैपिटल जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। कैपिटल जी यूनिवर्सल कांस्टेंट, एम क्या मास ऑफ अर्थ, और आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अच्छा बताओ किसी को मून का लिखना हो तो क्या लिखेगा, कैपिटल जी मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। किसी को सन का लिखना है क्या लिखेगा, कैपिटल जी मास ऑफ सन रेडियस ऑफ सन का स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा जब मैं ये सारा वैल्यू डालूंगा, जी के वैल्यू कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻24, सॉरी -11। एम का वैल्यू कितना होता है 6 इंटू 10⁻24। आर कितना है, थ्री, अरे ये किलोमीटर में है, 6.4 इंटू 10⁻3 किलोमीटर। अब मीटर में बदलेंगे ना तो इंटू 10⁻3 और करेंगे, क्या हो जाएगा 6। इन सब को जब तुम कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व करोगे तो आंसर कुछ आएगा 9.8126 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको लोग नियरली अबाउट क्या बोलते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज हाउ वी फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, कहां पे, एट द सरफेस। अच्छा चलो किसी को मैं बोलता हूं मून का निकालो। हाँ इधर देखो हो गया वो, जी ऑफ मून, किसका निकाल रहा, मून। क्या लिखूंगा फॉर्मूला, कैपिटल जी मास ऑफ किसका, मून, और रेडियस ऑफ मून। सच बताओ तो हमको मास ऑफ मून पता है, रेडियस ऑफ मून की कोई जरूरत नहीं है, बट तुम अगर वैल्यू लिखाओ डालो सॉल्व करो, जैसे सॉल्व करती आएगा 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और ये कुछ और नहीं है, ये है जी ऑफ, ये है तुम्हारा जी ऑफ अर्थ बाय 6। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। देखो इससे क्या फायदा नुकसान क्या हो रहा है, दो इंसान, मैं एक बार हूं अर्थ पे, एक बार हूं मून पे, ठीक है। चलो मैं क्रिकेट बॉल को ऊपर फेंक रहा हूं, बॉल ऐसे, इधर देखो दोनों जगह पे, ठीक है। हाँ हो गया हो गया हो गया हो गया, क्रिकेट बॉल को ऊपर फेंक दिया, यहाँ भी और यहाँ भी। ये कौन सा लोकेशन है, अर्थ। ये कौन सा लोकेशन है, हाइपोथेटिकल, क्योंकि तुम लोग कोई जा नहीं रहो फिलहाल, ठीक है। पर मान लो कभी चलेगा भविष्य में, ये काम जाके करके देख सकते हो वहां तुम, ठीक है। मान लो तुम यहाँ फेंके 20 मीटर पर सेकेंड, कितने फेंके 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी कितना स्पीड दिए 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
मैं बोला कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को 20 मीटर पर सेकंड का स्पीड से फेंकेंगे तो क्या ये ऊपर जाएगा? हाँ जाएगा। तो कुछ मैक्सिमम हाइट होगा, एच मैक्स होगा। क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर बाई 2g। यू कितना है? 20 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 10। तो 20 का स्क्वायर डिवाइड बाई 20 कितना? 20 किलोमीटर या मीटर? मीटर। ठीक है। ये कहाँ है? अर्थ पे। सेम से को कहाँ फेंक रहा हूं मैं अब? मून पे। समझाओ। एच मैक्स क्या हो जाएगा? देखो, यू स्क्वायर बाई 2g। जी किसका? मून का। बट जी मून का कितना होता है? जी बाई 6। समझ में आया? तो ये हो जाएगा तुम्हारा 20 का स्क्वायर। अच्छा ये 3 बार में कट जाएगा, 10 और 3 चला जाएगा ऊपर। तो ये कितना हो जाएगा? 120 मीटर। देखो, अर्थ पे कितना ऊपर गया, मून पे कितना जाएगा? अब तुम सोचो। बहुत बढ़िया, सब इतना नहीं समझते हैं, अच्छी बात है। क्लियर है? मैं तो वही करता हूँ। जैसे याद करो, वो जब ट्रायंगल पे रख दिए थे 3 मास को, मैं बोला सॉल्व करो नेट फोर्स, तुम लिख रहे थे, मैं डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि तुम अब वहां नहीं पहुंचे हो। हाँ चले यार, देखो। हाँ हाँ, अब देखो। अब सोचो कि कोई जंप मारता है, जैसे हम लोग ऊपर जंप करते हैं, ठीक है? ठीक है। तो हम मान लो कि 1 मीटर तक ऊपर किया, किसी ने ऐसा, किसी को दम ऐसा फीट है तो 1 मीटर ऊपर तक जंप मारा। मून पे कितना मारेगा? 6 मीटर। कितना मारेगा? 6 मीटर। समझ में आ रहा है? एलियन जैसा महसूस होगा, कितना मस्त जंप मार रहा मून पे। बढ़िया। अब यही से बताओ, जो ये है सन, जैसे जा नहीं पाओगे सन का सरफेस पे, बट जब सन का मास है 10^2 इंटू 10^30 होता है, और रेडियस भी कुछ होता है, जब इसको तुम सॉल्व करते हो ना तो इसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा आती है। समथिंग 300-400 एग्जैक्ट, बहुत ज्यादा है, मतलब अर्थ से बहुत ज्यादा है। ठीक है। अगर मान लो कि अर्थ से 100 गुना भी ज्यादा हुआ है, तो यहाँ 20, तो वहां कितना? 0.2 मीटर। मतलब तुम पूरा जान लगा कर भी नहीं उठ पा रहे हो, तुम्हारा हड्डी टूट जाएगा। अभी तुमको कोई एटमोस्फेरिक प्रेशर लगा रहा है ना, वहां पे 100 गुना ज्यादा लगाएगा प्रेशर तुम पे कोई। ठीक है। वो तो इम्प्लोड वाला सिस्टम हो जाएगा। हाँ, हो गया ये? समझ में आया? ठीक है, ये नोट कर लिए। अगली बार ना तीनों तीन को ना बैठना, ठीक है? तुम लोग को बार बार बोलता हूँ, एक साथ बैठते हो तो उड़दाम करते हो। तुम अभी जाओ पीछे। हो गया ये? ठीक है। अच्छा एक चीज, हमने सरफेस पे निकाल लिया, ठीक है? अब हमको देखना है कि सरफेस के ऊपर कहीं चलते हैं। तो लिखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट h above द सरफेस। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h। नोट कर लेना, ये h कहां से है? above द सरफेस। एट हाइट h above द सरफेस। अब वो सरफेस ऑफ अर्थ हो सकता है, प्लानेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कैसे निकालना देखो मैं बता देता हूँ, बहुत रिसर्च नहीं करना है। ये मान लो हो गया हमारा प्लानेट, फिलहाल हमारा प्लानेट है अर्थ। अर्थ से एच हाइट ऊपर चलना, कितना एच हाइट ऊपर? ये हो गया हमारा एच, और ये हो गया हमारा सेंटर। तो सेंटर से डिस्टेंस कितना है इसका? रेडियस आर और मास एम। क्लियर है? समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है। हमको यहाँ पे निकालना है एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो, फॉर्मूला बताता हूँ, अभी भी वही फॉर्मूला है। देखो ऐसा करो, देखो एग्जैक्ट निकालने का तरीका तो मैं बताऊंगा, वहां पे एक मास रख दो, फोर्स निकालो, उस मास से डिवाइड कर दो, एक्सेलरेशन आएगा, वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्चुअल फार्मूला यही है। एक्चुअल फार्मूला क्या है कि यहाँ पे एक मास रख दो, इसके बीच में फोर्स क्या आ जाएगा? कैपिटल जी इंटू मास ऑफ अर्थ
इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये क्या निकला? फोर्स। और एक्सेलरेशन चाहिए, किसका एक्सेलरेशन चाहिए? इस मास का ना, तो किसे डिवाइड कर देगा? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। कट जाएगा तो फॉर्मूला क्या है? कैपिटल जी इंटू एम डिवाइड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये है तरीका एक्चुअल। बट तुमको मैं ऐसा तरीका बता रहा हूँ जिससे तुमको गलत नहीं होगा। गलत नहीं होगा, क्या करना है? फॉर्मूला अभी भी वही है, जी बराबर कैपिटल जी एम ओवर आर स्क्वायर। तो फिलहाल मैंने आर लिया है। अब देखो करना क्या है ना, कि जिस पॉइंट पे भी लिखना है तुमको, उस पॉइंट पे एक इमेजिनरी स्फीयर सोचो। क्या सोचो? इमेजिनरी स्फीयर। अब तुम क्या करो, फॉर्मूला ये भी यही है, जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। बट एम क्या है? मास। कौन सा मास? उस पॉइंट के अंदर। सोचो इस पॉइंट पे लिखना है ना, इस पॉइंट पे इमेजिनरी स्फीयर बनाओ। इस स्फीयर के अंदर मास कितना है? एम ही तो है। और इस पूरे स्फीयर के अंदर मास कितना है? एम। तो क्या लिखेंगे? कैपिटल जी इंटू एम इंटू, सॉरी, डिवाइड बाई स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। और डिस्टेंस हमेशा हम लोग कहां से लेते हैं? सेंटर से। ये सेंटर हो गया। यहां से डिस्टेंस कितना हो गया? ये आर। ये कितना हो गया है? एच। इसका मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कैपिटल जी एम डिवाइड बाई कैपिटल आर प्लस एच का होल स्क्वायर। बताओ ये आर कहां से था? फ्रॉम दी सेंटर। मतलब ये टोटल डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया था? स्मॉल आर। तुम लोग सर ये आप कॉम्प्लेक्स कर दिया, देखो तुमको लग भी रहा होगा। बट इसका एडवांटेज कहाँ दिखेगा? जब मैं सरफेस के अंदर आऊंगा। सरफेस के अंदर भी यही कंसेप्ट लगाएंगे, ठीक है? जब मैं सरफेस के अंदर आऊंगा, कोई ये पॉइंट हम यहाँ पे लिखना होगा। तो अब हम जब मास लेंगे इसके अंदर, तो क्या टोटल मास लेंगे? नहीं, इसके अंदर वाला। तो वो निकालना होगा, इसलिए मैंने ये तरीका बताया तुमको, ठीक है? तो जब आप पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आया। समझ में आया? ये क्लियर है? चलो, ये कहाँ है जी? अबव द सरफेस। कहाँ है? अबव द सरफेस। एक क्वेश्चन है, लिख लो। फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट, एट ए हाइट r, at a height capital R above the surface, where capital R is radius of earth. Find the acceleration due to gravity at a height capital R above the surface, where capital R is radius of earth. सरफेस ऑफ अर्थ पे ग्रेविटी ले लो, ऑन एवरेज 10 ले लो। ब्रैकेट में लिख लो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस इज 10। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस इज 10, 10। फटाफट करो। क्या आ गया? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेरी गुड, सही है। क्या होगा आंसर? जी एवब इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि सही आंसर है। आई थिंक सबको आना चाहिए। बहुत टफ है? नहीं। अच्छी बात है, हमारे साथ रिवीजन हो रहा है। बट ऐड होगा अभी, अभी तो टीजर चल रहा है, फिर ट्रेलर आएगा, फिर मूवी आएगा। अभी टीजर चल रहा है, अभी इसमें आएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हाँ हाँ, अभी हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब एनर्जी पढ़ लेंगे, फिर हम रॉकेट को भेजेंगे स्पेस में, तो वहां पढ़ेंगे स्केप वेलोसिटी। फिर हम देखेंगे जो स्केप वेलोसिटी है √2 टाइम ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर होता है। हो गया ये? किसका नहीं हुआ बताओ? हो गया? क्वेश्चन नहीं समझ में आया? मैंने क्या बोला? ड्रॉ कर पा रहे हो उसको? पहले डायग्राम ड्रॉ करो। हाँ, अब फॉर्मूला क्या होता है लिख दो। क्या फॉर्मूला लिखो, उस पॉइंट पे क्या होता है?
आर प्लस एच का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे एच भी क्या है, आर, तो क्या हो जाएगा 4r², 4r²। और gm/r² क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस, और जिसका वैल्यू कितना दिया मैंने 10, तो क्या हो गया 10/2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ भाई, जिनका नहीं आया देख लो फॉर्मूला, जी एवब, वैसे सबका आ गया है ना, फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं, इधर देख लो, कैपिटल जी एम डिवाइड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, कैपिटल जी एम आर, और एच का वैल्यू भी क्या है, आर का होल स्क्वायर, ये हो गया कैपिटल जी एम डिवाइड बाई 4r का स्क्वायर, जिसमें कि तुम ये देख रहे हो ये क्या हो जाएगा एट सरफेस, और इसका वैल्यू होता है 10, और नीचे क्या हो गया 4, डिवाइड कर दो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ गया, कर लोगे। अबव द सरफेस कुछ खास नहीं है, बिलो द सरफेस कुछ खास, सॉरी ऑन द सरफेस कुछ खास नहीं है, असली मजा आएगा बिलो दी सरफेस, जो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास।